स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामाजिक संरचनावाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो भी सिद्धांत अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसका उद्देश्य हम लोगों ने देखा था कि वो राज्य और वर्ल्ड या कह लीजिए जो वैश्विक व्यवस्था है उसके बीच के संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया था। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं और उनके और स्ट्रक्चर यानी विश्व के बीच में क्या संबंध है, ये संबंध किस प्रकार के हैं, इसका अध्ययन करने के लिए ही चाहे वो रियलिज्म रहा हो या नियो रियलिज्म या लिबरलिज्म या अन्य कोई सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दिया गया, क्रिटिकल थ्योरीज में हमने देखा था, इन सभी का उद्देश्य है स्टेट और एक्टर और स्ट्रक्चर या वर्ड के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। उसके साथ ही साथ एक उद्देश्य यह भी है कि विश्व व्यवस्था को समझना, वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार का से कार्य कर रही है, जैसी है वो क्यों है, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है जिससे ह्यूमन बीइंग का इमेंसिपेशन हो सके, उसका विकास हो सके। इसके लिए ही, इस उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो उपागम हैं वो दिए गए हैं और इन्हीं में से एक है सामाजिक संरचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो एक कहीं नया विचार है, आधुनिक विचार है। इसके विषय में आज हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धांत ही दिए गए, यथार्थवाद और उदारवाद, और उसके बाद जो भी सिद्धांत दिए गए वो इन्हीं दोनों सिद्धांतों की आलोचना के तौर पे दिए गए। तो चाहे वो डिपेंडेंसी थ्योरी रही हो या वर्ड सिस्टम थ्योरी रही हो, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सभी का आरंभ यहीं से होता है कि पहले वे ये बताते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत में या उदारवाद लिबरलिज्म में क्या कमियां थी, क्या दिक्कतें थी, और तब वो अपने सिद्धांत को बताते हैं, पोस्टुलेट करते हैं। तो पहले हमारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, जो पूर्व से चले आ रहे हैं सिद्धांत, उनके बारे में, सर्वप्रथम यथार्थवाद के बारे में। आपको याद होगा कि हम लोगों ने नियो रियलिज्म को भी पढ़ा था और नियो रियलिज्म में हम लोगों ने केनेथ वॉल्ट्स का सिद्धांत पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी नाम दिया था। और इसके अंतर्गत वॉल्ट्स ने बताया था कि 1970 के दशक में विश्व व्यवस्था किस प्रकार की थी, कैसे बनी थी। इसी प्रकार से यथार्थवाद, उदारवाद ने भी और नियो लिबरलिज्म ने इनफैक्ट 1980 के दशक के आसपास की विश्व व्यवस्था किस प्रकार की है उसके विषय में बताया था। 1980 के बाद विश्व के अंदर बड़े परिवर्तन होने लगे। 1945 में शीत युद्ध आरंभ हुआ था, लेकिन 1980 के दशक में विशेष रूप से जो उसका उत्तरार्ध था उसमें कई परिवर्तन हो रहे थे, चेंजेस दिख रहे थे, और ये समझ में आ रहा था कि सोवियत संघ का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि सोवियत संघ का विघटन हो सकता है, जो अंततः 1989 में हुआ भी, और उसके साथ ही साथ पूर्वी यूरोप के भी कई देशों में साम्यवाद का पतन हो गया था, और पूरे विश्व में एक जो परिवर्तन हुआ, जिससे शीत युद्ध का अंत हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ, और एक नई प्रकार की व्यवस्था बन गई जिसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड का नाम देते हैं, जिसमें अमेरिका की शक्ति में अचानक बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। तो ये जो विश्व व्यवस्था थी ये नए प्रकार की थी। अभी तक जो बातें कही जा रही थी उससे कहीं ये अलग प्रकार की स्थिति थी, और इसको समझने की आवश्यकता थी कि ऐसा क्यों हुआ, और इसके अंदर अब कैसे राज्यों के बीच में संबंध स्थापित हो सकते हैं। तो इसको जानने के लिए ही ये जो नए सिद्धांत थे, जिन्हें क्रिटिकल थ्योरीज भी हमने देखा, और उसी तरीके से सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को भी इसी समय दिया गया। इसके अलावा इस समय और भी कई नए सिद्धांत आए थे, जिसमें फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर
का भी जन्म हुआ, इसी तरीके से एनवायरमेंटलिज्म का भी इस दौरान जन्म हुआ था। और अनेक प्रकारों से, यानी शक्ति के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के कुछ तरीके हो सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विचारक थे उनको समझ में आ रहा था कि केवल मटेरियलिज्म या जो भौतिकतावाद है वही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो आइडियाज हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और साथ ही साथ जो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो भी उभर कर सामने आ रहा था। नॉर्मेटिव का मतलब जो मूल्यात्मक, अभी तक फैक्ट्स की बात कही जा रही थी, अभी तक अत्यधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण थे। अब उनका जो अध्ययन करने का जो तरीका था, जो पैराडाइम था, उसमें बदलाव आ रहा था। तो ये सारी जो चेंजेस विश्व के अंदर हुए, उनके लिए ही ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, उनको जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रियलिज्म या नियो रियलिज्म और लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म शीत युद्ध के दौरान जो घटनाएं घट रही थी उनको तो समझाने में सफल हो रहे थे कि शीत युद्ध क्यों हो रहा था, आर्म्स रेस जो चली, या इसी बीच में जो संधियां की गई उनको, या ईयू कैसे बना, क्यों बना, इसको समझाने में, या गैट का निर्माण किस प्रकार से किया गया, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आगे जाकर जिसने डब्ल्यूटीओ का रूप धारण किया। तो ये सारी बातें तो समझाने में यथार्थवाद और उदारवाद या इन्हीं का जो नया रूप था वो काम कर रहा था और सफल हो भी रहा था। लेकिन शीत युद्ध के उपरांत हमें एक नए नजरिए की आवश्यकता थी, जिसके लिए ये नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति से पहले विश्व की व्याख्या करने के लिए यथार्थवादी और उदारवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन शीत युद्ध के समाप्त होते ही इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता, रेलेवेंस खत्म हो गई और शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सामाजिक संरचनावाद या रचनावादी सिद्धांत का विकास किया गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द का पहली बार प्रयोग निकोलस ओनफ के द्वारा किया गया। उन्होंने 1989 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ ओवर मेकिंग, जिसमें उन्होंने सामाजिक संरचनावाद या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का निकोलस ओनफ ने प्रयोग किया था पहली बार। तो सामाजिक संरचनावादी कहते हैं कि नियो रियलिज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। और दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता, एनार्की की स्थिति बनी रहती है। ये दो बातें नव यथार्थवादियों के द्वारा कही गई थी। नियो रियलिज्म में केनेथ वॉल्स ने आपको याद होगा कि कहा था कि विश्व की व्यवस्था कैसी है, उसका जवाब था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एनार्किक स्ट्रक्चर विश्व के अंदर बना हुआ है। एनार्किक सिस्टम की बात कही थी, स्ट्रक्चर की बात कही थी नियो रियलिस्ट ने। केनेथ वॉल्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से और साइंटिफिक मेथड से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं और इसको चैलेंज किया सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं केनेथ वॉल्स कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, यानी विश्व का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही स्टेट भी व्यवहार करेगा। अगर आप पीछे जाकर केनेथ वॉल्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको पढ़ेंगे तो आपको ये तीन बातें याद आ जाएंगी। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति, एनार्की की स्थिति बनी रहती है, विकेंद्रित व्यवस्था होती है। और तीसरी बात, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा उसी प्रकार से राज्य व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इस बात की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सब्जेक्टिव है, व्यक्तिनिष्ठ है।
दूसरी बात, वैज्ञानिक तरीकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ना कि कुछ स्टैटिक चीज़ों की। मनुष्य में डायनामिज्म होता है, वो बदलता रहता है, गतिशील होता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति नहीं होती है। और तीसरी बात, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर और स्टेट के बिहेवियर में रिलेशन का होना आवश्यक नहीं है। तो ये तीनों ही बातें जो नियो रियलिस्ट कहते हैं, उसकी सामाजिक संरचनावादी जो विचारक है वो आलोचना करते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और यही हमने देखा था पीछे जब हम लोगों ने क्रिटिकल थ्योरीज की बात की थी, तो उसमें भी इसी प्रकार से कहा गया था, ह्यूमन सिक्योरिटी पर बल दिया गया था, ह्यूमन बीइंग्स पर बल दिया गया था। और थ्योरी की यानी जो नियो रियलिज्म वगैरह थे, उनकी ये कहकर आलोचना की गई थी कि कोई भी सिद्धांत ऐसे ही नहीं दिया जाता है, वो किसी के लिए दिया जाता है और किसी पर्पस से दिया जाता है, जो रॉबर्ट कॉक्स ने कहा था। इसके अलावा आगे हम लोग जब फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करेंगे, नारीवादी सिद्धांत की बात करेंगे, तो उसमें भी हम इसी बात को देखते हैं कि उनके द्वारा भी जो नियो रियलिज्म था या नियो लिबरलिज्म था, उसकी आलोचना की